नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में, मई के बारे में। मई का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, जीवन के किस क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कैरियर कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा, एजुकेशन अच्छी कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, सभी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं गोचर के रिजल्ट के बारे में, मैं ये बता देना चाहता हूं कि गोचर क्या होता है। एक्चुअली हम लोग सभी सुनते आ रहे हैं गोचर का, ट्रांजिट का रिजल्ट, पर अब जब कोरोना का टाइम आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग गोचर के रिजल्ट सुन तो रहे हैं, ज्योतिषी लोग भी बता रहे हैं, पर हम भूल चुके हैं कुछ लोग मिनिमम कि गोचर होता क्या है। एक्चुअली गोचर जो है एक सार्वभौमिक बहुत बड़ा फिनोमिना है। गोचर दिखाता है कि जो नक्षत्र, ये जो ग्रह हैं, जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, पर पृथ्वी से हमें ऐसा लगता है कि सारे नक्षत्र सब हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, उनका इस पृथ्वी पे क्या असर पड़ रहा है। अब इस पृथ्वी पे तो हम भी हैं और जीव जंतु भी हैं, तो गोचर बताते हैं बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं। जब हम किसी कुंडली की बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ वृश्चिक के बारे में, कुंभ के बारे में, तो ये बहुत छोटा सा पार्ट हो गया। गोचर बताता है कि कब बाढ़ आएगी, कब वर्षा आएगी, कब सूखा पड़ जाएगा पृथ्वी पे, कब बहुत बड़ी महामारी आ जाएगी, कब बड़े बड़े युद्ध छिड़ जाएंगे। इसके लिए गोचर का मेनली उपयोग होता है, इसी के लिए गोचर है भी। अब आपका क्या होगा, आपकी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, कब हुई, मुझे नौकरी कब लगेगी, मेरा ये एग्ज़ाम पास होगा या नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस हमारे भारतीय लोग पूछते हैं जिनकी परंपरा में ही ज्योतिष है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा ज्योतिष जो है या तो गलत यूज कर रहे हैं या भूल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। इसके लिए तो गोचर है ही नहीं, इसके लिए तो गोचर है ही नहीं। गोचर है ओवरऑल फिनोमिना देखने के लिए। अब आप देखिए, इसके लिए आपकी कुंडली है, जो आपकी जो जन्म कुंडली है वो आपकी है, उसमें आपका एक टाइम है, आपका एक समय है, अपनी आत्मा ने जो है समय चूज किया है अपनी आगे की यात्रा के लिए। उससे बताया जा सकता है कि हाँ भाई इस तरह की आपकी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अच्छी है या बुरी है, फिर ये अंतरदशा है। उसके बाद फिर गोचर देखते हैं कि हाँ भाई जो महादशा दिखा रही है क्या वो गोचर दिखा रहा है। अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो वो चीज़ें होती हैं। फिर एक और नई चीज़ आती है जिसे बोलते हैं कि आपातकाल, एक विशेष अवस्था, युद्धावस्था। कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि महाभारत हुआ और बहुत सारे लोग मर गए, बोलते हैं बहुत सारे, कितनी तो सेना थी, अब भी इतनी सेना, कैसे मर गए इतने सारे लोग, तो 13 ही दिन में मर गए, उनकी क्या सबकी महादशा खराब हो गई थी। क्वेश्चंस है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जापान के ऊपर बम डाल दिया गया, बहुत सारे लोग मर गए, तो क्या सभी की दशा महादशा, सभी की मृत्यु आई हुई थी। या फिर आज से 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू आया तो बहुत सारे लाखों लोग मर गए, और वही आज हो रहा है, वही आज हो रहा है जब कोरोना वायरस का समय चल रहा है। हम आप सभी, लगभग सभी लोग घर पर बैठे हुए हैं, और जो काम कर रहे हैं वो काम से परेशान हैं, उन पे काम इतना है। अब यहाँ पर जो डॉक्टर हैं मॉस्को रशिया में, तो बोल रहे हैं कि उनको पैम्पर्स बनाए गए हैं, मतलब कि पेशाब करने का टाइम नहीं है तो वहीं पेशाब कर लेते हैं, फिर शाम को उनको फेंका जाता है, क्योंकि पेशेंट्स इतने आ रहे हैं। इटली में तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, अमेरिका में पता नहीं क्या हो रहा होगा, बुरा हाल है। तो सबकी राशि खराब हो गई, सबकी कुंडली खराब हो गई, कितने डॉक्टर बीमार हो गए, एक से एक बड़े, और प्राइम मिनिस्टर बीमार हो गए, प्रेसिडेंट बीमार हो गए, बहुत बड़े बड़े स्टार्स लोग बीमार हो गए। क्या हुआ? हुआ ये कि गोचर की कुंडली हमारी कुंडलियों पर हावी हो गई, और आत्मा तो अमर है, ईश्वर की आत्मा हमसे, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि हम तो जन्म लेने से पहले भी थे, अब भी हैं और मृत्यु के बाद भी रहेंगे। पहले अव्यक्त अवस्था में थे, फिर व्यक्त हुए, फिर से अव्यक्त हुए। ऐसे पृथ्वी
अव्यक्त, व्यक्त, अव्यक्त, फिर व्यक्त। पृथ्वी भी जीवन है, जड़ात्मा, जीवात्मा, जड़ात्मा और जीवात्मा, सब कुछ आत्मा। आत्मा हर जगह है, हर जगह है, हिलती नहीं है, स्थिर है। तो इस तरह का आत्मा का जो है विश्लेषण भगवान कृष्ण ने दिया है। तो आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता मरने जीने का, वो तो है ही, हमेशा से थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। तो अब जब पृथ्वी का जो हॉरोस्कोप आया है, जो बिगड़ रहा है, जो फिलहाल में कुछ बड़ा परिवर्तन आना है किन्हीं कारणों से, तो परिवर्तन जब आता है ऐसा, तो क्या बोलते हैं, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। तो छोटे मोटे हॉरोस्कोप तो फेल हो जाते हैं सभी की। ऐसा नहीं है हॉरोस्कोप खराब है, सबकी महादशा एक साथ खराब होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि फिलहाल हम एक बहुत बड़े बदलाव में हैं, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, ये बहुत बड़ी घटना है, जिसमें कि अब ट्रांजिट में कौन से योग आ रहे हैं, अच्छे बुरे सब बराबर ही हैं, लगभग सब घर में ही बैठे हैं। हाँ, इतना अंतर है कि जिसकी दशा महादशा बहुत स्ट्रांग है, प्लेनेट बहुत स्ट्रांग है, तो वो शायद बीमार ना हो, अगर हो तो जल्दी ठीक हो जाए, उनकी रिकवरी तेजी से हो जाए। पर असर तो सब पे पड़ेगा। पर यह भी नहीं है कि इतना रोने वाली बात है कि भैया जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ होना नहीं है, अब तो भाई कोरोना आ गया, अब क्या होगा, अब तो मर गए। आप बोलते रहते हैं कि भाई धन वर्षा होगी, आप कुछ भी कहते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। भाई देखिए, कुछ नहीं हो रहा है वो तो सभी को पता है, पर उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है सब अच्छा होगा, तो पहली बात तो यह है कि आप मान लीजिए कि अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपने मान लिया बुरा होगा तो बुरा होना ही है। तो उस झूठ को भी सच मान लीजिए, और पर ऐसे मत मान लीजिए कि भैया बता दिया अब तो अच्छा होगा और आप वेट कर रहे हैं। आप मान लीजिए, फिर बताइए, फिर सोचिए कैसे वैसा हो सकता है, फिर उसका प्लान बनाइए, फिर उस पर अमल करिए और करके दिखाइए। ना हो सकता हो तब भी करके दिखाइए। कोई लॉकडाउन जब ठीक होगा उसके बाद, तो जिसने सपनों को सच मान लिया, सपने हमेशा क्या होते हैं, झूठ होते हैं। क्या होता है एक सपना, एक झूठ जो अभी नहीं है, जो एक सिर्फ ख्वाबों में है, पर उसको सच होते देखा है ना। किसके सपने सच होते हैं? जो हार नहीं मानता, जो आशावान रहता है, जो आगे बढ़ता रहता है, जो करके दिखा देता है। और जिसके मन में आशा ही ना हो, जिसके मन में निराशा ही कर गई हो घर, तो वो क्या कर पाएगा, वो क्या कर्म करेगा, वो क्या प्लान बनाएगा, उसके मन में आइडिया ही कहाँ से आएंगे। तो पहली बात तो देखिए, हमें आशावान रहना है, ट्राई करते रहना है। कठिन समय है, हम सब मिलकर इस समय को हैंडल भी कर लेंगे, जीत भी जाएंगे, इससे बाहर भी निकल जाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। और लखपति करोड़पति भी हो सकते हैं। जब दूसरे बन सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि आपने ये माना ही नहीं है कि आप बन सकते हैं। आपने यही सोच लिया कि भैया मैं तो नहीं बन सकता, और अगर मान लिया है तो फिर आपकी प्लानिंग क्या है उसके लिए, कैसे बनेंगे। देखिए, गलत रास्ते पे चल के तो आप बन नहीं सकते। कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई सही प्लान, उसके थ्रू ही बनेंगे। ज्योतिष का तो आधार ही कर्म है। कोई गलत रास्ते पे जाएंगे तो जैसे कर्म को बोलते हैं ना, गोल गोल घूम के वो जो कर्म है आपके पास ही आ जाएगा, तो और फंस जाएंगे और बुरी हालत हो जाएगी। तो अच्छे रास्ते पे चलकर ही कुछ भी हासिल किया जा सकता है, कुछ भी हासिल किया जा सकता है, बशर्ते आप मान लें उसको और फिर उसके लिए प्रयत्न करें, हार ना माने। जिसने हार नहीं मानी वो तो जीता हुआ ही है। जब आप हार मान लेते हैं, हारते तो आप उस वक्त हैं। तो इस लॉकडाउन में हमें हार नहीं मान रही है, हम हारे ही नहीं हैं, हम तो जीतने वाले हैं भाई। थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा अपना इस टाइम का यूज करना है, कुछ सोचना है, थोड़ा फिजिक बनानी है, अगर टाइम है तो आइडिया आनी है दिमाग में। अब काम के वक्त तो टाइम नहीं मिलता था, बैठ के प्लान बनाना है, एक एक स्टेप का भी कैसे करना है, इसके बाद क्या होगा, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरी पहुंच में है और मेरे परिवार वालों की पहुंच में। हम सब मिलकर एक साथ बढ़ें, एक दूसरे का साथ देना है, तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हो ही जाएगी। जो भी व्यक्ति आगे बढ़ा हो, आप उससे कोई भी हो बात कीजिएगा, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने सही हैं, और उनमें एक बात आपको मिलेगी कि एक तो उन्होंने हार नहीं मानी, दूसरे उन्होंने अपने सपनों को कभी ये नहीं सोचा कि ये होगा नहीं, तीसरे वो ज्योतिषी के बाद बहुत कम गए, उन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की।
मेहनत बहुत ज़्यादा की, ज्योतिषी के बाद कम गए, क्योंकि उन्हें तो पता ही था अगर ज्योतिषी कह दें भी कि सब समय खराब है तब भी मेहनत ही करनी है उन्हें, तो तब भी इसको झूठ करके दिखलाना है। और अगर वो कह दें कि हाँ भाई सब अच्छा होगा, तब भी हाथ पे रख के उन्हें बैठना है नहीं, उन्हें तो आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। जो खुद आगे बढ़ेगा वही दूसरों को आगे बढ़ा सकता है। तो इस कोरोना के टाइम में तो सबसे बड़ी बात यही है, पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है, आशावान रहना है। हाँ, आप भी करोड़पति बन सकते हैं, आप भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको पॉजिटिव रहना। समय बदलते, किस्मत बदलते देर नहीं लगती, पर किस्मत बदलती किसकी है? जो मेहनत करता है, जो कर्म करता है, जो किसी ज्योतिषी की बात को, जब वो कहते हैं धन वर्षा होगी, कुबेर का खजाना मिलेगा, सच मान लेता है और उसके लिए फिर प्रयत्न करता है। जो ये नहीं सोचता कि भैया ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ होना तो है नहीं, ना ही कुछ होगा। तो आप इन बातों को सच मान लीजिए और प्रयत्न कीजिए, तो वो सच भी आप ये झूठ भी अगर हो तो आप उसे सच करके दिखा देंगे। रही ट्रांजिट की बात, तो अब मैं ट्रांजिट की असलियत आपको खोल के बताता हूँ। है क्या ट्रांजिट? ये ट्रांजिट तो आपको समझ में आ गया, पृथ्वी का ट्रांजिट है। एक पूरी पृथ्वी का, इतनी बड़ी पृथ्वी का हॉरोस्कोप है जो पृथ्वी पे होने वाले सारे चेंज को दिखाता है, सिर्फ मानव जाति के नहीं, सारे चेंज को। कितना इतिहास रहा है, कौन सा राजवंश आया, कौन से राजवंश का नाश हो गया, सब वो दिखाता है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि पूरे के पूरे खानदान नष्ट हो गए, उन सब की कुंडलियां भी थी, पर जो पर्टिकुलर कुंडलियां हैं वो फेल हो जाती हैं जब कोई बड़ा चेंज आता है। ये पहले से ही रहा है, इसमें नई कोई बात नहीं है। ज्योतिष फेल नहीं हुआ है, ज्योतिष को देखने का नजरिया फेल हो गया है कि गोचर को और पर्सनल कुंडली को आप एक तरह से देखा जा रहा है, उसमें तुलना की जा रही है। भैया पर्सनल कुंडली गई, अब गई, फिलहाल घर में घुस के रहना है, बाहर नहीं निकलना है, वरना कुंडली कुछ कर नहीं पाएगी। अगर बहुत स्ट्रांग हुई तो बचा लेगी, अब इतनी स्ट्रांग किसी किसी की होती है ना। तो अपनी सारे सेफ्टी मेजर करने हैं। अगर किसी की दूसरे साथ में 8वें घर की महादशा चल रही है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है घर में बैठ के आराम से। ईश्वर आपके हृदय में है, ईश्वर इस हवा में है, ईश्वर जल में है, ईश्वर हर जगह है। मंदिर आपके अंदर है, सारे ग्रह आपके अंदर है। वो कोई बाहर से थोड़ी ना पकड़ने आते हैं आपको, आपके दिमाग को ही पकड़ते हैं। तो कितनी भी बुरी ट्रांजिट हो, कितना भी बुरी दशा महादशा हो, आपसे ही कराते हैं काम। तो अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार, ये 6 शत्रु हैं। ये 6 के 6 अगर आपके काबू में हैं तो आपकी किस्मत तो उसी क्षण से बदलनी शुरू हो जाएगी। आपकी किस्मत तो उसी क्षण से बदलनी शुरू हो जाएगी। आप एक एक को देख लीजिए। आप काम को क्रोध में अपने वश में अगर कर लें, आप ये देख सकते हैं इनमें से सबसे ज्यादा हावी मुझ पे कौन सा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार। जो सबसे क्रोध है आपके अंदर है, वही आपके नाश का कारण बनता है। क्योंकि एक आदि कोई ज्यादा होता है, सब में 6 होते हैं थोड़े थोड़े, पर 1-2 ज्यादा होता है। उसी को कंट्रोल करना सीखिए, आपकी किस्मत सुधर जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके स्टार ही बदल जाएंगे। क्योंकि आप अगर इसको करना सीख गए तो भैया आप महर्षि हो गए, आप मुनि हो गए। फिर ये ग्रह नक्षत्र आप पर उतना ही असर करेंगे। खैर छोड़िए, अब हम बात करते हैं वृश्चिक की। मैंने इतनी सारी बातें इसलिए की क्योंकि फिलहाल में वृश्चिक राशि का जो कुंडली है, जितनी अच्छी चली आ रही थी, इस 1-2 महीने में उतनी अच्छी नहीं है। सीधी सीधी बात, उतनी अच्छी नहीं है। अगर गोचर की बात की जाए तो शनि का गोचर बहुत अच्छा है, शनि महाराज आपके पक्ष में है। गुरु ठीक ठाक है, गुरु तीसरे में स्थान परिवर्तन करा सकते हैं, नौकरी छूट सकती है, नौकरी दूसरी जगह जा सकती है। मैं आपको क्लासिक से पढ़ के दिखा देता हूँ कि आप ये ना सोचें कि भाई कहाँ से बात हो रही है। अब देखिए, राहु हैं आपके अष्टम में, राहु अष्टम में है,
तो इसमें कहा है, पूरा श्लोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब यही है कि तबीयत खराब हो सकती है। मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब होता है बदनामी हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो राहु अच्छे नहीं है, पर मेन शनि होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिए। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग होते हैं वो शनि ही होते हैं, और शनि आपके अच्छे हैं, तो ओवरऑल तो ठीक ही है। पर ये महीना थोड़ा सा आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। शनि तृतीय में हो तो लाभ होता है, नई जगह या नौकरी की प्राप्ति या रोजगार, अपनी हुकूमत और बहुत से नौकरों का होना, धन लाभ आदि शुभ फल होते हैं। तो नई जगह मतलब ये जो लॉकडाउन है उसके बाद अगर आपका जॉब चला गया है तो शनि महाराज आपको जॉब तो दिलवा देंगे, जॉब तो दिलवा देंगे, अगर आपकी महादशा अंतरदशा सही चल रही है। तो यही रियलिटी है कि भाई ये जो ट्रांजिट है तो बस थोड़ा सा है। सबसे मेन तो आपकी अपनी दशा महादशा है, सबसे मेन तो आपके नाम की चिट्ठी है, मतलब कि जो चिट्ठी आई है वो आपके नाम पे आई है या नहीं। चिट्ठी तो आई है, शनि तो आ गए हैं तीसरे भाव में, पर वो आपके नाम पे आई है या नहीं आई है, वो आपकी कुंडली से पता लगेगा। अगर आई है तो हो जाएगा काम। उसके बाद आपका शुक्र का जो गोचर है वो सप्तम में है। देखिए अपवाद भी होते हैं, शुक्र का जो सप्तम का जो गोचर है वो स्त्री से कष्ट को दिखाता है, पर यहाँ पर फिर एक अपवाद है कि अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठा हो तो फिर शुभ हो जाता है। तो शुक्र यहाँ अपनी राशि में बैठकर मालव्य योग बनाए हुए हैं। एक दूसरा, बुध का गोचर भी सप्तम में लड़ाई झगड़े को दिखाता है, पर यहां पर शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग भी बनाए हुए हैं। तो अगर आप क्लासिक खोलेंगे तो वहां अगर नक्षत्र आप पढ़ेंगे, आप कोई चंद्रमा से शुक्र का सप्तम में गोचर, जिन लोगों को रुचि है वो खोल सकते हैं, फिर कहेंगे भाई ये तो ऐसे बता रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ स्त्री के कारण पीड़ा शुक्र के लिए, और बुध के लिए लिखा हुआ है विरोध झगड़ा मनमुटाव। पर यहां पर यह है कि आपके शुक्र मालव्य योग में है और बुध जो है लक्ष्मी नारायण योग में है, तो ओवरऑल अच्छे हैं। धन संपदा, सुख, स्त्री सुख, पुरुष सुख, संबंध, अगर आप सिंगल हैं तो संबंध, नए संबंध बनने की, पति पत्नी के बीच मधुरता आएगी, वैवाहिक जीवन का सुख, प्रेम जीवन का सुख, ये सब देने के लिए ये शुक्र अच्छा है, क्योंकि मालव्य योग में है। पर वो भी है कि स्त्री से कष्ट का मतलब समझे आप कि आपकी जो पत्नी या पति दोनों वो थोड़ा आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। साथ में घर का स्वामी साथ में ही घर में है, बहुत स्ट्रांग है, तो वो कहेगी आपसे कि भाई ऐसे करो, या वो कहेगा भाई ऐसे करो, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, थोड़ा उनकी बातों को आपको मानना होगा। वो थोड़ा हावी रहेंगे आप पर, आप मान लें तो ठीक है, और प्यार से समझाएं अगर कोई बात आपको ऐसा लगता है मानने वाली नहीं है, तो इसका ये अर्थ है। कई बार क्लासिक्स में जो आता है वो कड़वी जवान होती है, उसका नए उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो असर थोड़ा दूसरा होता है। तो इसका सिर्फ यही मतलब है। यहाँ से जो शुक्र हैं, देखिए 12 में घर के स्वामी भी हैं और 7 में घर के स्वामी भी हैं, तो सप्तम का स्वामी देख रहा है, तो आपके ऊपर लोगों का, अपने जो पत्नी है, आपकी जो पति है, उसका बड़ा इफेक्ट रहेगा, वो बड़ा प्रभावित करेगी आपको, ये आप करेगा आपका पति, आपका पति पत्नी ही करेंगे, क्योंकि इस टाइम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को तो मिलने का टाइम नहीं है, हो सकता है फ़ोन से इंटरनेट से, पर उनका प्रभाव आप पर काफ़ी रहेगा। एक तो ये है। देखिए फिर आपका जो लग्न का स्वामी जो मंगल है वो जाके बैठ गया है चतुर्थ स्थान में। मंगल का चतुर्थ स्थान में बैठना शुभ नहीं माना गया है, ना लग्न से ना राशि से, ना लग्न से ना राशि से। माता को कष्ट दे सकते हैं, आप जहाँ काम करते थे वहाँ से काम छूट सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपके दोस्तों से, आपके जो जानने वाले हैं उनसे थोड़ी खटपिट हो सकती है, आपको गुस्सा आ सकता है, घर में आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है। ये तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि कॉमन सेंस से बताया हुआ है। अगर कोट किया जाए जो हमारे क्लासिक्स में लिखा है, तो लिखा हुआ स्थान भ्रंशता, जगह या नौकरी छूट जाए, रोग, पेट की बीमारी, बंधुओं के कारण दुख, तो मिलता जुलता ही आया।
अब रोग कौन सा हो सकता है? अब चौथा भाव है तो चौथे से संबंधित रोग होना चाहिए, है ना। तो दिल की बीमारी तो ओल्ड एज वाले लोगों को ज़्यादा होगी। पेट की, खाने पीने का ध्यान रखें। अब इसमें भी देखिए, अब जैसे ये मंगल है, अब ये तो आ गया उसके अकॉर्डिंग, इसमें आपको कोई अच्छाई भी होनी चाहिए ना। किसी भी ट्रांजिट में बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है। तो अच्छाई ये है, देखिए लग्न लॉर्ड जो है वो चतुर्थ में आए हुए हैं, तो घर खरीदना, जमीन खरीदना, फ्लैट खरीदना, इस चीज को दिखा रहे हैं। इसके अलावा देखिए छठे का स्वामी भी चतुर्थ में आया हुआ है, तो माता की स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। घर में कलह वगैरह कोई छठे का स्वामी भी दिखा रहा है। ये भी दिखा रहा है कि अगर कोई चोरी वगैरह होती है तो आपके आसपास का ही व्यक्ति हो सकता है, और उसकी जो राशि होगी वो कुंभ हो सकती है। तो आपके जो नौकर हैं, आपके नीचे काम करने वाले हैं, घर पर वाले हैं, तो वो ऐसी संभावना हो सकती है। ऐसा होगा नहीं, जरूरी नहीं है। उसके लिए आपकी दशा, महादशा, आपकी कुंडली, वो सब मैच करना चाहिए। तो ट्रांजिट है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। उनमें से क्या होगा ये डिसाइड करेगी आपकी कुंडली। अब देखिए इस मंगल की अगर हम एस्पेक्ट देखते हैं, ये देखते हैं वो कहाँ देख रहा है, तो चौथे घर को देख रहा है। तो शुक्र पर दृष्टि है, तो कामुक बनाएगा, कामुकता बढ़ाएगा, बुद्धि में थोड़ी सी अधैर्यता लाएगा, क्योंकि ये काम त्रिकोण है। तीसरा, सातवां, 11 ये काम त्रिकोण होते हैं, और केंद्र में है शुक्र। सप्तम भाव में जो शुक्र होते हैं, तो थोड़ा सा स्त्री के कारण कष्ट में एक चीज ये भी आ सकती है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मर्यादा में रहें। कोई ऐसा काम ना करें कि भाई आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी, वो स्त्री लिखा है दोनों के लिए ही, कुछ कहता भाई ऐसा करो और आप कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके कारण फिर बाद में बदनामी हो जाए, या फिर भाई कोरोना में बुला लेते हैं, आपका प्रेमी आपको बुला लेता है, आपकी प्रेमिका आपको, आप चले जाते हैं और वहाँ पिटाई हो जाती है आपकी, पुलिस वाले बोलते हैं हाँ भाई अब तो बंद है। तो ऐसा कोई काम ना करें, है ना। लड़ाई झगड़ा जो बुध दिखा रहा है, अपने दोस्त जो हैं उनसे थोड़ा सा सतर्क रहें। आपस में कोई छोटी मोटी बात है तो उसे ज्ञान से, प्रेम से सुलझा लें, क्योंकि ऋषि मुनियों ने जो लिखा है उसका कोई ना कोई होता है। अब इसमें आपकी उसमें भी देखा जाए तो बुध जो है देखिए 8वें घर के स्वामी है और 11वें घर के स्वामी है। तो 11वें घर का स्वामी अगर 7वें में आ रहा है तो अच्छी बात है। ये कह रहा है कि लाभ होगा, पति के थ्रू, पत्नी के थ्रू, प्रेमिका के थ्रू, प्रेमी के थ्रू, बड़े भाई के थ्रू। पर अष्टम का स्वामी सप्तम में आ रहा है, ये कह रहा है कि भाई कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, पत्नी की हेल्थ में बड़ा बदलाव आ सकता है, मतलब बीमारी भी हो सकती है, कोई छोटी मोटी तबीयत खराब हो सकती है, जुकाम हो गया, थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है अपनी पत्नी का। और आपकी जो सास ससुर हैं वो आपके लाइफ में थोड़ा दखल दे सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव उसको भी दिखाता है। इसका एक अच्छा एस्पेक्ट भी है, अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में आ रहा है, तो अष्टम भाव जो होता है वो अगर आपकी शादी वगैरह हो चुकी है तो सेक्सुअल रिलेशनशिप को दिखाता है। तो आपके बीच में गहराई आएगी, प्रेम, रोमांस, उस चीज़ का आपको आनंद मिलेगा, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। पर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बदनामी को भी दिखा सकता है, रिलेशन के थ्रू बदनामी को भी दिखा सकता है। और राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे नहीं है। राहु का अष्टम में जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, खास करके किन लोगों के लिए, जिसको बवासीर है, जिसका पेट खराब है, या फिर जिसको जननांग की कोई बीमारी है उनके लिए, या फिर किडनी की बीमारी है, कि सब आसपास के जो ऑर्गन है जो वहाँ पर, उन लोगों को सावधान रहना है। ज़्यादा नमक नहीं खाना है, ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, ज़्यादा घी वाला खाना नहीं खाना है। मीठा किस लिए नहीं खाना है, क्योंकि गुरु जो हैं वो तृतीय में है, बहुत अच्छा नहीं माना गया है, और वो भी नीच के हैं, हालांकि उनका नीच भंग हो रहा है, और राजयोग बनाकर बैठे हैं। राजयोग बनाकर क्यों बैठे हैं, क्योंकि गुरु पंचम त्रिकोण के स्वामी हैं और शनि चतुर्थ केंद्र के स्वामी है। चतुर्थ और पंचम का स्वामी एक साथ बैठा है, तो पूर्व के जो पुण्य है उसकी वजह से किसी लाभ को दिखाता है, किसी मकान खरीदने को, जमीन खरीदने को, और कम्युनिकेशन के थ्रू किसी लाभ को दिखा रहा है। आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू आपका भाग्य की वृद्धि को भी दिखा रहा है। तो आप
ये दिखा रहा है, पर अगर आप क्लासिक खोल के देखेंगे तो सिर्फ शनि को छोड़ के सारे गोचर आप पाएंगे कि नेगेटिव हैं, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है। क्योंकि जैसे ही गुरु आए, गुरु जब तक यहाँ थे तो गुरु भी अच्छे थे, शनि भी अच्छे थे, जब तक गुरु शनि अच्छे तो वो सब संभाल लेते हैं, अब सिर्फ शनि रह गए हैं। पर ऐसी बात नहीं है, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि क्लासिक में जो लिखा है वो सही लिखा है, पर उसके अलावा हमको ये कंडीशन देखनी होती है। तो अब यहाँ से जैसे गुरु हैं, तो इनके अगर आप वो देखें, आप कहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, तो पंचम पे दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है, तो शादी विवाह का बड़ा अच्छा है, संबंध बनाने में बड़ा अच्छा है, किसी से रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस की स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि कोरोना है तो वो तो ग्लोबल कुंडली का असर है, मैं सिर्फ एक छोटे से आपकी कुंडली की बात कर रहा हूँ। ग्लोबल कुंडली के चक्कर में तो अब अच्छे अच्छों की कुंडली आ गई हैं, वो एक अलग बात है ना। अब गुरु की जो नवम पे दृष्टि है भाग्य वृद्धि को कर रही है, आपका इंटरेस्ट फिलॉसफी ज्ञान की तरफ बढ़ाएगी। और 11 में पर दृष्टि डाल के गुरु आपकी किसी इच्छा की पूर्ति करेंगे, लाभ होगा, आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं और आपको इनाम मिल सकता है, बॉस आपको अहमियत दे सकता है, और ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। पर ये सब चीज़ें क्या बहुत ज़्यादा होंगी, क्या सच में होंगी? तो ये है कि नहीं, सच में सिर्फ उसी की होगी जिसकी दशा महादशा सपोर्ट कर रही है। क्योंकि इन द एंड जो हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं उसमें कोई बात है, उन्होंने बहुत डीप अध्ययन के बाद ये सब लिखा है कि कौन सा ग्रह कहाँ है, उसका क्या रिजल्ट होता है। अब इसमें उन्होंने एक बात और जोड़ी है, इन सभी बातों में आपको अष्टक वर्गा देखना होगा। मतलब यहाँ से तो उन्होंने कह दिया कि भाई शुक्र और बुध का सप्तम में बैठना अच्छा नहीं है, फिर जोड़ भी दिया अपनी राशि में बैठा है तो अच्छा है, मतलब थोड़ा कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर अष्टक वर्गा में देखना है आपको कि यहाँ पर इसको कितने अंक मिले हैं। अगर ज़्यादा अंक मिले हैं तो ये अच्छी तरफ जाएगा, अपनी अच्छी चीज़ों को बटाएगा। अगर कम अंक मिले हैं तो अपनी बुरी चीज़ों को दिखाएगा। ज़्यादा अंक मिले हैं तो आपको ऐश्वर्य, भोग, सौंदर्य, पुरुष हैं तो स्त्री लाभ, स्त्री सुख, अगर स्त्री हैं तो पुरुष सुख, और व्यापार में उन्नति, बिजनेस में उन्नति, ये सब दिखाएगा। अगर कम पॉइंट है तो फिर किसी स्त्री के कारण, किसी पुरुष के कारण, किसी दोस्त के कारण आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, या फिर आपका स्वयं की पत्नी या पति आप पर हावी हो सकता है, आप पर कमांडिंग हो सकता है, कहेगा भी ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, और आपको किसी मजबूरी की वजह से वो करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप देख पाएंगे खुद। इसके अलावा चंद्रमा से देख लिया, लग्न से देख लिया, फिर आपकी जो महादशा चल रही है उस प्लेनेट से भी इन सब की स्थिति आपको देखनी होगी, वो कैसी है। उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। अब गुरु का देखते हैं। देखिए गुरु के बारे में क्या लिखा है हमारे क्लासिक्स में, कि गुरु अगर आपके तीसरे स्थान में हो तो बोलते हैं कि जगह छूटे, स्थान छूटे, आर्थिक या सामाजिक स्थिति में अंतर आए, अपने इष्ट जनों से वियोग, कार्य में विघ्न, रोग आदि दुष्ट फल। तो गुरु का भी बहुत अच्छा एस्पेक्ट नहीं लग रहा अगर सिर्फ गुरु को देखते हैं। पर यहाँ पर एक चीज और जोड़ेगी कि ये जो गुरु हैं वो शनि के साथ हैं, और शनि का अपनी राशि में है और ट्रांजिट में अच्छे हैं। एक तो ये, दूसरा गुरु शुभ ग्रह हैं, वो 6, 8, 12 को छोड़कर सभी में इतना बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं, और यहाँ से भाग्य स्थान को देख रहे हैं एक, और ये राजयोग में है। तो ये सब चीज़ें मिला के ओवरऑल अच्छा है, पर थोड़ा सा संघर्ष आएगा, थोड़ा सा तो कुछ आएगा। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने लिखा बिल्कुल जीरो हो जाएगा, पर ऐसा भी नहीं है जो लिखा है वो ऐसा ही हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें हैं। इसी वजह से जब कोई ज्योतिषी बोलते हैं कि आपको करोड़पति हो जाओगे, खजाना मिल जाएगा, तो वो भी एक एस्पेक्ट होता है एक ही चीज़ का, एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है। दोनों ही चीज़ें एक साथ होती हैं। उनमें से होता क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। आप पे कैसे, कि अगर आप मेहनत करेंगे, आप अगर उनकी बात को मान के उसकी तरफ प्रयत्न करेंगे, आप एक प्लान बनाएंगे, आप अगर प्रयत्न करेंगे, आशावान रहेंगे, मान लेंगे हाँ मुझे तो करना ही है, मुझे तो सफल होना ही है, तो आपकी जो भविष्य है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। देखिए भाग्य की जो डेस्टिनी है वो फिक्स है, डेस्टिनी वो फिक्स है, पर ऐसा भी नहीं है कि पत्थर की लकीर की तरह फिक्स है कि मतलब ना इधर ना उधर, मतलब हिल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। एक ही जो योग है उसके कई तरह के
मतलब निकाले जा सकते हैं और उनके कई तरह के मतलब होते भी हैं। अगर आप उसकी एनर्जी का सही प्रयोग करें तो आप उसी योग से करोड़पति हो सकते हैं और उसी से रोड़पति भी हो सकते हैं। इंतर सिर्फ इतना ही है कि आप ऐसे जाते हैं या ऐसे जाते हैं। अब इतनी तो फ्रीडम है, इसको फ्री विल कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। इसीलिए किसी ही तरह का ट्रांजिट हो, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अच्छा ही सोचना है, आपको अच्छा करके दिखाना है। और जो लोग अच्छा करके दिखाते हैं आप उनसे पूछिएगा कि आप कितनी बार ज्योतिषी के पास गए थे। कम, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। जाते भी हैं पर अपना कर्म करते रहते हैं, उस पर अपने टाइम का यूज करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दो चीज़ें एक साथ। राहु मंगल को देख रहे हैं, तो राहु मंगल को कंट्रोल करेंगे। इसको बोलते हैं फ्रोज कर देते हैं, जाम कर देते हैं राहु। तो मंगल क्या है? हमारा एक्शन है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता है, हमारी फाइट करने की क्षमता है। तो राहु कहेंगे अब उल्टी जगह फाइट करो, घर में फाइट करो, बीवी के साथ फाइट करो, बच्चों के साथ फाइट करो, ऐसी छोटी मोटी बात पे अपना गुस्सा निकालो, ऐसी कंजरों की तरह लड़ो। और काम के वक्त कहेंगे कि भैया अब तो कोरोना चल रहा है, अब क्या करना है, सोच के क्या करना है, बाद में सोच लेंगे। ये राहु करेंगे, है ना। आपको क्या करना है? आपको राहु में लात मारनी है। लात मतलब इस बहकावे में नहीं आना है कि जो राहु आपको दिखा रहा है, क्योंकि राहु हमें दिखा रहे हैं क्या? भ्रम को दिखा रहे हैं, जो है नहीं। सच क्या है? आपको 1-2 महीना मिला है विचार करने के लिए, सोचने के लिए, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ रहने के लिए। कहाँ मिलता है यार, टाइम ही नहीं मिलता। और प्लानिंग का कितना महत्व है ये लाइफ में। आपको एक बार प्लान करके देखिए, 2 महीने लगातार सोच के देखिए कि आपको कोई ऐसी युक्ति निकालनी है जिससे आपका काम बढ़ जाए, अच्छा हो जाए। और फिर आपको पता लगेगा कि 2 महीने की प्लानिंग कई बार 20 साल के काम से ज़्यादा बड़ा परिवर्तन ला सकती है। क्योंकि जब हम काम करते रहते हैं तो प्लान करते रहनी है, गाड़ी उसी ढर्रे पे चलती रहती है और वक्त निकलता रहता है। तो प्लानिंग का महत्व बहुत बहुत ज़्यादा है। और 2 महीने कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 महीने भी ज़्यादा नहीं है। तो इसे आप घर में बिताएं, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ मिल के आपस में प्रेम से प्लान बनाए, कैसे करना है आपको, आगे क्या करेंगे। तो इस तरह का प्लानिंग कीजिएगा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आसपास वालों का भी ख्याल रखिएगा, जितना हो सके किसी की मदद कीजिएगा, पर दूरी रखिएगा। सारे जो भी हैं सुरक्षा के जो हैं वो उनको फॉलो कीजिएगा। अब देखिए, ये योग तो ये कह रहा है कि भाई राहु मंगल पे कंट्रोल करने वाले हैं। वहीं दूसरा योग ये भी है कि लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है और मालव्य योग बना हुआ है। मालव्य योग धन देता है, सौभाग्य देता है। सप्तम में है तो भैया देखिए, सप्तम में अगर है तो देखिए, सप्तम जो घर है वो दसम से दसम है, मतलब कि पदोन्नति देगा। चौथे से चौथा है, मतलब कि जमीन जायदाद, गाड़ी बंगला सबका सुख देगा। नवम से 11वां भाव है, मतलब कि भाग्य का लाभ देगा। 7वें से 7वां क्या होता है? लग्न। और लग्न से 7वां क्या होता है? 7वां। तो और लग्न क्या होता है? आपका खुद हेल्थ बढ़ाएगा, प्रसिद्धि बढ़ाएगा, उच्च पद दिलाएगा, लोगों से मिलवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट दिलाएगा, शादी विवाह के लिए अच्छा है। एक ही योग आपको सब कुछ दे सकता है। उधर ये योग भी है, तो दोनों योग एक साथ बने हुए हैं। एक राजयोग बना हुआ है, गुरु और शनि देख रहे हैं नवम को, तो भाग्य की उन्नति कर रहे हैं। तो अब इनमें से कौन सा सही होगा? वही सही होगा जिसको आप सही करना चाहेंगे। आप किसको सही करना चाहेंगे? जो आपकी जन्म कुंडली कह रही है। अगर उसमें अच्छे योग हैं, अच्छी महादशा है, अगर आपके चार्ट में अच्छे प्लैनेट्स हैं, रजगुण में, सत्वगुण में ज़्यादा हैं, तमस में कम है, तो आप अच्छी की तरफ जाएंगे। आप गुरु, चंद्रमा और सूर्य की तरफ जाएंगे। अगर उसमें तमस ज़्यादा है तो आप शनि, मंगल और राहु की तरफ जाएंगे। अभी थोड़ा लग रहा होगा आपको शनि, मंगल, राहु की तरफ क्या जाना है, बुध की तरफ क्या जाएंगे, ये क्या मतलब यह देखिए, मंगल क्रोध दिखाते हैं, किसी चीज़ को ताकत से पाना दिखाते हैं, तमस का गुण है। बुध लालच दिखाते हैं, लालच, पैसे का लालच, धन धन धन, पैसा 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 पैसा, ये रजस का गुण है। दोनों ही इन द एंड दर्द देने वाले होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं।
राहु बेलगाम काम वासना और नियमों को ना मानना, किसी भी हद तक बढ़ जाना, रिश्तों को तोड़ देना, नियमों को तोड़ मरोड़ के यूज कर देना, इसको दिखाते हैं। इसका भी इन द एंड रिजल्ट क्या होता है? खराब होता है। गुरु क्या दिखाते हैं? गुरु दिखाते हैं बड़ी पिक्चर, सात्विकता, प्लान बनाना, उसको क्रियान्वित करना, अपनी सहायता करना, दूसरों की सहायता करना, अपने बारे में भी सोचना, पहले सोचना। गुरु बहुत अच्छे हैं, अपने धन के प्रतीक हैं, समृद्धि के प्रतीक हैं। ये सिर्फ पैसा देने में ही नहीं, दूसरों की सहायता भी करते हैं, पर पैसा भी कमाते हैं। पैसे में, धन में, ऐश करने में कोई बुराई नहीं है, पर यह आपकी कमजोरी नहीं बनना चाहिए। तो आप इसके रास्ते पर जाइए, आप चंद्रमा के रास्ते पर जाइए। चंद्रमा नरिशमेंट करता है, दूसरों को देना, दूसरों का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। बिजनेसमैन, चंद्रमा जो है सात्विक बिजनेसमैन है। सूर्य सात्विक राजा हैं, गुरु सात्विक जो सलाहकार होते हैं, मिनिस्टर हैं। तो उनके उस पर आप जाइएगा। तो इस कुंडली में ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा है। देखिए, कार्य के लिए बहुत अच्छा है। कार्य में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जो है 14 तारीख तक, खासकर जो है दशम का स्वामी जो है आपका एग्जॉल्टेड है, पर छठे में है, तो मतलब कि काफ़ी हद तक मेहनत करके ही कुछ सफलता मिल सकती है। उसके बाद सूर्य सप्तम में आएंगे, तो सूर्य का दशम का सप्तम में आना अच्छा है, पर रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट लाने की कोशिश करेंगे। मंगल, सूर्य, राहु, केतु ये जो है विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, सप्तम में आ रहे हैं, तो आपका जीवन साथी आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। आपका कॉन्ट्रैक्टर, आपका जो जिससे आपका बिजनेस है, जिससे आपका बात कर रहे हैं, जो आपके सामने वाला है, वो आप पर हावी होने की कोशिश कर सकता है। आप उसको प्रेम से, ज्ञान से सुलझाइएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर है। गुरु की दृष्टि से आप किसी भी बात को शुभता में बदल सकते हैं। तो गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। तो ज्ञान से आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदल सकते हैं, आप सॉल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं ज्ञान के थ्रू। राहु यहां से देखकर 12 में भाव को देखकर खर्चा बढ़ा रहे हैं। कोई खर्चा आ सकता है अचानक से, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। वैसे तो विदेश यात्रा को भी दिखाते हैं, पर आजकल तो विदेश यात्रा होगी नहीं, तो राहु यहाँ पे विदेश यात्रा को दिखा रहे हैं। राहु आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, वाणी को दिखा रहे हैं, तो वाणी के कारण कोई प्रॉब्लम आ सकती है। फैमिली में कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। पैसे को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, ताकत को लेकर, इस चीज़ को लेकर घर में बंटवारे की जैसी सिचुएशन बन सकती है। अब आप कहेंगे कि स्टूडेंट की लाइफ में कैसा बंटवारा? अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वही तो बात है ना, ये ट्रांजिट है, बहुत सारी संभावनाएं। अब एज के अकॉर्डिंग, दशा महादशा के अकॉर्डिंग, देश के अकॉर्डिंग, देश काल पात्र के अकॉर्डिंग कुछ बातें सही होंगी, कुछ नहीं होंगी। ये तो ओवरऑल है, आप इसको पत्थर की लकीर न माने, आप समझें कि आपकी जो जन्मपत्री है वही है मेन तो। और आजकल तो वो भी खतरे में आ गई कोरोना की वजह से, है ना। तो राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो मंगल पर है, वो मैंने उसके बारे में बताया आपको। गुरु के बारे में बात की, गुरु की सब दृष्टियां अच्छी हैं। शनि की बात करें तो शनि तृतीय भाव में बैठे हैं, आपके रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे, भाग्य में थोड़ी सी दिक्कत लाएंगे, पर आपको अचानक से लाभ करा सकते हैं। आपके बच्चों के लिए शनि अच्छे हैं, और आपकी प्रतिष्ठा के लिए भी शनि अच्छे हैं। प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, आपको फिर से नौकरी दिलाने के लिए, अगर आपकी नौकरी में कोई वो आ रहा है, विलंब आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए, कोई प्रॉब्लम बात नहीं बननी है, तो उसके लिए शनि अच्छे हैं। अभी सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं, सारे ग्रह एक साथ काम कर रहे हैं। शनि भी काम कर रहे हैं, गुरु भी, केतु भी, शुक्र बुध भी, राहु भी, सूर्य भी, अलग अलग तो काम कर नहीं रहे। तो ट्रांजिट में तो रूल किसका चलेगा? शनि का और गुरु का। तो दोनों ओवरऑल अच्छे हैं, तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। पर ट्रांजिट से भी ज़्यादा किसकी चलेगी? आपके महादशा लॉर्ड की, आपकी जन्मपत्री की। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो हुआ आपकी कुंडली। अगर हम बात करें त्योहारों की, इस महीने के जो त्यौहार हैं, तो देखिए एकादशी है, मोहिनी एकादशी है 3 तारीख की, अपरा एकादशी है 18 तारीख की। मोहिनी एकादशी आप राहु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की राहु केतु की दशा चल रही है और टाइम उतना अच्छा नहीं जा रहा है, तो आप इसका व्रत रखिएगा मोहिनी एकादशी का। क्यों? क्योंकि मोहिनी अवतार भगवान विष्णु ने कब लिया था? जब समुद्र मंथन के बाद राक्षस लोग अमृत कलश लेके भाग गए थे, तो उन्होंने
मोहिनी का रूप धारण किया था और राक्षसों को मोहित कर दिया था, और वो राजी हो गए थे कि मोहिनी ही अमृत बांटेगी। तो अब मोहिनी ने क्या किया, मोहिनी ने सारा अमृत देवों को दे दिया। अब इस बात को जो स्वर भानु था उसने देख लिया, वो समझ गया भैया ये तो देवों को दिया जा रहा, हम तो रह जाएंगे ऐसे ही। तो राहु वेट करने में भरोसा नहीं करते, वो तो कुछ का इधर का उधर कुछ भी करना हो छीन लेना चाहिए, अपना हक ले लेना चाहिए कैसे भी मिले, ये रणनीति है राहु की। तो राहु ने बदला अपना भेष स्वर भानु ने और बैठ के देवताओं की कतार में, और मोहिनी ने उनको अमृत पिला भी दिया। जब तक कि चंद्रमा और सूर्य बताते अमृत की बूंद जो है गले से नीचे जा चुकी थी, और जैसे ही उन्होंने बताया भगवान मोहिनी से विष्णु रूप में आए और सुदर्शन से धड़ को सर से अलग कर दिया, पर उससे पहले राहु केतु बन चुके थे। वास्तव में ये विष्णु जी की ही इच्छा थी, ऐसा नहीं है, उनकी इच्छा से ही हुआ है सब। तो इसलिए मोहिनी जो एकादशी है उसका संबंध राहु केतु से है। राहु की दशा महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, तो इस एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं जैसे पूर्ण दिया गया है जिस तरह से, तो आपको फायदा होगा, अवश्य बहुत पुण्य मिलेगा। अपरा एकादशी है, ये 18 तारीख को है। बोलते हैं कि केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा जैसा पुण्य मिलता है, उतना ना मिले तो कुछ तो मिलेगा ही, क्योंकि विशेष पर्व हैं जैसे महाशिवरात्रि है। समय की तो बात है, एक ही समय व्यक्ति को राजा बना देता है, व्यक्ति वही है, जब समय खराब होता है तो रंक बना देता है। तो ये भी एक विशेष समय है, इस पर विशेष अनुष्ठान करते हैं तो उस विशेष लाभ होता ही है। जिन लोगों की गुरु की महादशा दशा है उनके लिए बहुत अच्छा समय, तो आप इसका उपयोग करें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पूर्णिमा, अगर किसी की चंद्रमा की दशा महादशा चल रही है उनके लिए बहुत अच्छा है। किसी का मन घबराता है, डर लगता है, एक चीज़ पे मन नहीं रुकता, माता से अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, फीमेल्स से उतनी नहीं बनती है, और धन धान की प्रॉब्लम है, तब पूर्णिमा का व्रत बहुत अच्छा है। अगर आपका जन्म पूर्णिमा या अमावस्या को हुआ तब भी आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। और इसमें यह भी कह सकते हैं कि रात को खीर बना के छोड़ देते हैं चंद्रमा की रोशनी में, उसको सुबह खाया जाता है, तो उससे बहुत ही आजमाया हुआ है कि वो चंद्रमा के अच्छे गुणों में वृद्धि होती है। शिवरात्रि 20 तारीख की है। तो शिव तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, साक्षात परमेश्वर हैं। तो किसी भी तमन्ना से, आप किसी भी कामना से शिवरात्रि करें या ऐसे ही करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। 22 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या का संबंध होता है राहु से, ये राहु की तिथि है। जैसे कि प्रतिपदा सूर्य की, द्वितीया चंद्रमा की, तृतीया मंगल की, चतुर्थी बुध की, पंचमी गुरु की, षष्ठी शुक्र की, सप्तमी शनि की, अष्टमी राहु की, नवमी फिर से सूर्य की। तो ऐसे करते करते जो अमावस्या है वो आपकी राहु की आती है। केतु तिथि में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि केतु मोक्ष कारक हैं और तिथि रिश्तों को दिखाती है, और मोक्ष तो जब भी मिलता है जब रिश्ते रहते नहीं हैं, जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है, जिसको जो रिश्तों से पार है उसी को मोक्ष मिलता है। वो फॉर्मेलिटी के लिए हो सकते हैं पर दिल में वो किसी सब बराबर हैं उसके लिए। तो इसलिए केतु मोक्ष कारक हैं और वो रिश्ते तिथि में उनका पार्टिसिपेट नहीं होता है। एक बात और है कि 22 तारीख की अमावस्या है। 22 जो नंबर है वो राहु का है। इससे पहले अमावस्या भी 22 तारीख की थी, और जो पैदल मार्च हुआ था वो भी 22 तारीख का था। इसके साथ साथ बहुत सारे देशों में 22 तारीख को कोरोना के बारे में स्ट्रिक्ट डिसीजन दिए गए, क्योंकि 22 तारीख राहु से जुड़ी है। और कोविड-19 को अगर न्यूमरोलॉजी से देखा जाए तब भी निकल कर 4 नंबर आता है, राहु का नंबर आता है। और तो और इस समस्या ही शुरू तब हुई थी वास्तव में जब गुरु राहु की दृष्टि में आए थे, क्योंकि पहला जो केस आया था कोरोना का वो करीब 18-17 तारीख को आया था। तो केस आने से पहले इन्फेक्टेड होने में कितना टाइम लगा होगा, कभी 12-14-10 दिन लगे होंगे। तो शुक्ला अष्टमी 4 नवंबर, क्योंकि अष्टमी जो है तिथि किसकी है, राहु की है, और 4 नवंबर 4 तिथि भी राहु की है। तो राहु का खेल है। तो राहु का खेल है, तो जब तक ये ग्रह, देखिए राहु केतु के अंदर सारे ग्रह हैं, तब तक थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। सबसे पहले बुध निकलेंगे,
मई के बाद 24 मई को यहाँ रहेंगे, उसके बाद मई के बाद निकलेंगे, उसके बाद शायद सूर्य निकलें, तब थोड़ा हमें राहत मिलनी शुरू होगी और अक्टूबर तक जाकर कोई परमानेंट कोई चीज़ आ पाएगी, कुछ ऐसी जो हाँ भाई ऐसा करो तो हाँ आराम होता है, तब तक थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। तो ये था हमारा वृश्चिक राशि का, वृश्चिक लग्न का मई का हॉरोस्कोप, मई का मासिक फल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।